अगले वर्ष पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के लिए सियासी माहौल गर्माता जा रहा है। अभी तक मुकाबले से बाहर दिखाई दे रही कांग्रेस ने एक बार फिर पश्चिम बंगाल की कमान अधीर रंजन चौधरी को सौंपकर मुकाबले में आती दिखाई दे रही है। अधीर रंजन के कांग्रेस संभालने से अब कांग्रेस में एक नया उत्साह दिखाई दे रहा है, जिससे चुनाव अब त्रिकोणीय होता दिखाई दे रहा है। एक तरफ बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस अपनी पूरी ताकत झोंकने के लिए तैयार है, तो वहीं अब कांग्रेस भी इन दोनों के खिलाफ अपने आप को मुकाबले के लिए तैयार करना शुरू कर चुकी है। इन्हीं तैयारियों के साथ कांग्रेस आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ वाम दलों के साथ हाथ मिलाना चाहती है। अधीर रंजन चौधरी ने पार्टी की राज्य इकाई के प्रमुख बनने के बाद अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान देते हुए सभी सेकुलर पार्टियों को एक साथ आने का निमंत्रण दिया, लेकिन इसमें टीएमसी का नाम नहीं था। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि कांग्रेस और वाम दलों के बीच राजनीतिक एकता को चुनावी एकता में बदलकर तृणमूल कांग्रेस को जबरदस्त लड़ाई देना चाहिए। इससे पहले जब अधीर रंजन चौधरी बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो ममता सरकार के खिलाफ सीधा मोर्चा खोल रखा था। ममता के खिलाफ तीखी बयानबाजी और सड़क पर उतरकर विरोध के कारण कई बार दोनों दलों में तीखी नोकझोंक देखने को मिली थी। अब एक बार फिर से अधीर रंजन चौधरी को पश्चिम बंगाल की कमान मिली है और वो बीजेपी तथा टीएमसी को ही आड़े हाथों लेना पसंद करेंगे। भले ही कांग्रेस ममता की राष्ट्रीय स्तर पर समर्थन करती हो, परंतु अधीर रंजन चौधरी ममता बनर्जी को आड़े हाथों लेने का एक मौका नहीं छोड़ते। हालांकि यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि पश्चिम बंगाल में मुकाबला त्रिकोणीय होने से बीजेपी को स्पष्ट फायदा होगा, क्योंकि अगर कांग्रेस और टीएमसी एक दूसरे के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरे तो वे एक दूसरे का ही वोट काटेंगे, जिससे दोनों ही पार्टियों का जनाधार बढ़ जाएगा और फायदा बीजेपी को होगा। यानी पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी की एंट्री विधानसभा चुनाव के इक्वेशन को बदलने वाली है। उदाहरण के लिए अगर देखा जाए तो पिछले वर्ष हरियाणा विधानसभा चुनाव में जिस तरह से बीजेपी, कांग्रेस और जेजेपी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला रहा था, उससे फायदा बीजेपी को हुआ और सबसे बड़ी पार्टी बनकर बीजेपी उभरी थी। वहीं वर्ष 2017 में हुए उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव में मुकाबला मुख्यतः त्रिकोणीय ही था। बीजेपी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी के बीच मुकाबला एक तरफा रहा और बीजेपी ने 3/4 सीटों को जीतते हुए ये बता दिया कि अब बदलावों की बारी है। हालांकि अगर दिल्ली विधानसभा चुनाव को छोड़ दे तो ये स्पष्ट है कि त्रिकोणीय मुकाबलों में अक्सर बीजेपी ने बाजी मारी है। पश्चिम बंगाल का वोट बैंक देखा जाए तो कांग्रेस और टीएमसी दोनों ही पार्टियां एक ही वोट बैंक पर भरोसा करती हैं। साथ ही मुस्लिमों का भी वोट इन दोनों ही पार्टियों को जाता है। पश्चिम बंगाल में लगभग 30% मतदाता मुस्लिम समुदाय के हैं और इस समुदाय को ममता बनर्जी द्वारा तुष्टीकरण करने से पहले इस समुदाय ने पारंपरिक रूप से कांग्रेस को ही वोट दिया था। 1990 के दशक में कांग्रेस के साथ ही ममता बनर्जी के पार्टी से अलग हो जाने के कारण पश्चिम बंगाल से कांग्रेस भी लगभग समाप्त हो चुकी थी। इसी कारण जो लोग कांग्रेस को वोट करते थे, अब वे ममता बनर्जी को वोट करते हैं। परंतु एक बार फिर से अधीर रंजन चौधरी को कांग्रेस की कमान सौंपकर कांग्रेस एक बार पुनः उठने की भरपूर कोशिश कर रही है। वर्ष 2016 के पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने सभी छोटी पार्टियों को एक कर यूपीए के अंदर ला दिया था, परंतु तब बीजेपी का कोई जनाधार नहीं था। उस दौरान ममता बनर्जी ने आसानी से चुनाव जीतकर अपनी सत्ता बनाए रखी थी, परंतु इस बार जिस तरह से बीजेपी का बंगाल के हिंदुओं के बीच एक भरोसा बढ़ा है, उसका नमूना 2019 के आम चुनाव में भी देखने को मिला था। अब वही भरोसा एक जनाधार में बदल चुका है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी अधीर रंजन चौधरी के उत्साह का कितना फायदा उठाती है और टीएमसी को हराने के लिए क्या रणनीति बनाती है।